हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। केआईसीएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, पिछली जो क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा की यूनिट नंबर 5 है, पेपर है 2A। उसको हम देख रहे हैं ना। मैं इसका आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, रट लें भाई पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। पेपर 2A है और उस पेपर 2A की 5वीं यूनिट इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यानी प्रशासन और प्रबंधन इनको लिया हुआ है। मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, और फिर आता है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बल्कि इसको बोलेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद कंसेप्ट। तो ऊपर अभी तक हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे नवीन लोक प्रशासन। पिछली क्लास में नवीन लोक प्रशासन के कुछ टॉपिक मैंने आपको बताए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए यानी उन्हीं पॉइंट को फिर से ले लेंगे कि नवीन लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ था, और नए फिर जोड़ेंगे इसमें कि जो नवीन लोक प्रशासन है इसमें इसकी विशेषताएं क्या है, और फिर इसकी आलोचना भी पूछी जा सकती है ना। तो ये चीजें, ये नोट्स जो हैं हमारी क्लास के नोट्स हैं, आप इसको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में परचेज कर सकते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1960 के दशक की बात है। देखो, लोक प्रशासन हो या नवीन लोक प्रशासन हो, दोनों का संबंध जो है वो किससे है? अमेरिका से है, क्योंकि दोनों ही अमेरिका से निकले हुए हैं और यहीं से विश्व में प्रसारित हुए हैं। तो लोक प्रशासन अमेरिका में जन्म लेता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके जन्मदाता जो थे वो कौन थे? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 1887 की बात है। 1887 में वुडरो विल्सन जो थे, वुडरो विल्सन ने ये कह दिया था कि जो पॉलिटिकल साइंस है उससे प्रशासन अलग है, सेपरेशन की बात करते हैं, इसको एक अलग विषय के रूप में इसकी स्थापना की बात करते हैं। अब ये क्यों विषय के रूप में उन्होंने विस्थापित किया? क्योंकि पॉलिसी बनाते समय अलग प्रकार की माइंडसेट की जरूरत पड़ती है, अलग प्रकार की सोच चाहिए, और जब पॉलिसी का क्रियान्वयन करते हैं तो अलग प्रकार की सोच चाहिए, इसलिए उन्होंने सेपरेशन की बात की थी। अब आगे चलकर क्या होता है, 1960 के दशक में अमेरिका के सामने बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अमेरिका के सामने कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि वहां पर असंतोष फैल जाता है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका उलझा हुआ है, प्लस वहां के जो राष्ट्रपति थे, चाहे वो रूजवोल्ट हों, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति जब हुई तो उससे कैसे निकला जाए, तो फिर नए कंसेप्ट यानी नवीन लोक प्रशासन के बारे में सोचा जाता है ना। तो 1960 के दशक में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में जो सम्मेलन हुआ था, यानी इसमें हम 5-6 पॉइंट बनाते हैं, उन पॉइंट के आधार पर क्या हुआ है कि नवीन लोक प्रशासन का जो है वो विकास हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट रहेंगे कि एक तो हनी रिपोर्ट आएगी 1967 में, इसको भी डिटेल में देख लेंगे। हनी रिपोर्ट का संबंध जो है अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में था, उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक सम्मेलन होता है जेम्स सी चार्ल्स वर्ष की अध्यक्षता में, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ड्वाइट वाल्डो ने एक अपना लेख लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। अमेरिका में एक मिन्नोब्रुक सम्मेलन भी होता है, फ्रैंक मरीनी की एक किताब आती है। ये सब 6-7 जो पॉइंट हैं, तो उन पॉइंट की वजह से जो है ये लोक प्रशासन निकल के आता है। ठीक है, तो 1960 से 70 के दशक के बीच की बातें हैं कि अमेरिका के लोगों ने, अमेरिकी समाज को जो परेशानियां हो रही थी, जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उन्हीं समस्याओं के निराकरण के रूप में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है। लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन जो था वो बात करता है कि जनता की सेवा करेगा, सुरक्षा करेगा, कल्याण करेगा, विकास करेगा। ठीक, और इन विकास कर, सेवा, सुरक्षा, कल्याण के लिए जो नीतियां हैं वो कौन बनाता है? तो वो विधायिका बनाती है। इनको क्रियान्वित करने वाला गैर राजनीतिक और गैर सैनिक तंत्र है।
ठीक 1887 में इसका डेवलपमेंट अमेरिका से हुआ था। 1960 के दशक में जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। युवाओं का रुझान जो है वो किधर हो जाता है, हिंसक आंदोलनों की ओर हो जाता है, हिंसा की ओर हो जाता है। जैसे अभी फ्रांस में काफी हिंसा फैली हुई है। फ्रांस की हिंसा के बारे में आप लोग अपडेटेड हैं या नहीं? क्योंकि बड़ी संख्या में लंबे समय तक वहां दंगे चल रहे हैं। हालांकि हमारे देश के मणिपुर में भी काफी समय से स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन फ्रांस विकसित देश है, वहां पर भी ये स्थितियां खराब हैं। तो आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, वो आपको पहचान पूछा जा सकता है। इंटरव्यू जो उनके हो रहे हैं 19 वालों के जो एडिशनल, उनसे भी पूछा जा सकता है। तो इस पर आपके कंसेप्ट जो है बने बनाए होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। आज अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है कि फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस एक विकसित समाज है, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर सरकार खर्च करती है। वहाँ पर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति कानून का पालन करेगा। वहाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कानून के पालन करने को लेकर के अंतर नहीं किया जाता है। फ्रांस यूरोप में स्थित एक देश है। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि गाड़ियों से ज़्यादा जो लोग पैदल चलते हैं, साइकिल का यूज करते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, महत्व देते हैं। हमारे यहाँ पर पैदल वालों को उतना महत्व नहीं मिलता है। अब एक मुस्लिम युवक था, तो मुस्लिम युवक को जब रोका जाता है तो वो रुकने के स्थान पर, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोका जाता है, रुकने स्थान पर अपनी गाड़ी को तेज गति से भगाने लगता है। और फ्रांस में पुलिस को अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि अंधाधुंध अगर वो गाड़ी भगाएगा तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को चोट दे सकता है। तो वहां पुलिस को सख्ती करने के अधिकार मिले हुए हैं। तो उन्होंने फायरिंग कर दी जिसमें उसकी मौत हो गई, और इसी के बदले में वहां पर काफी लंबे समय से विद्रोह चल रहे हैं। यहाँ जो रूप दे दिया है उसे नस्लीय भेदभाव के रूप में फैला दिया गया है। खैर, वो पढ़ लेना चाहिए आपको, अपडेटेड रहो, आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अमेरिका में भी यही स्थिति बनी हुई थी। अमेरिका में जो सिस्टम चलता है उसे कहते हैं लूट प्रणाली। लूट प्रणाली अमेरिका में काम करती है कि जैसे वहां चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, तो वे लोग जो डेमोक्रेटिक हैं या रिपब्लिक हैं, जिस भी दल का राष्ट्रपति बन जाता है, तो अपने समर्थकों को 80% जो पद हैं सरकारी नौकरियों के वो दे देते हैं। यानी वहां कोई ओपन कंपटीशन नहीं होता था, खुली प्रतियोगिता नहीं होती थी, सिर्फ अपने समर्थकों को उन्होंने वो पद दे दिए। तो उससे क्या हुआ कि वे योग्य व्यक्ति जिनके अंदर कुछ करने का साहस है वो उस पद पर नहीं पहुंच पाते थे। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति था, पीड़ित था, तो उसने एक अमेरिकी राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके पहले कैनेडी की हत्या हो चुकी है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो गई है। तो अमेरिका बड़ा उथल पुथल जैसी स्थिति में है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, संसाधन उसके चले जा रहे हैं, सैनिकों की मौत हो रही है। तो वहां के समाज में काफी असंतोष व्याप्त है। अब इस असंतोष को दूर करने में जो कि परंपरागत लोक प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परंपरागत लोक प्रशासन ऐसे मुद्दों से तटस्थ रहना चाहता है, उसमें वो परिवर्तन नहीं लाना चाहता अपने सिद्धांतों में, अपने सोच में। तो इन मूल्यों के कारण इनका समाधान करने में इनकेपेबल हो गया, अक्षम हो गया। तो जब कभी बहुत ज्यादा क्राइसिस आता है तो फिर नवीन एक नई संरचना, एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। तो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का जन्म ऐसे करके हुआ। नवीन लोक प्रशासन का विकास 4 5 6 7 स्टेप में, आप 5 स्टेप में कर सकते हो। इसके पीछे एक आती है हनी रिपोर्ट या हनी प्रतिवेदन। तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। अब स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि वे स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट्स जो कि लोक प्रशासन को लेकर के अपना अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनको आमंत्रित करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया जाए, छात्रवृत्ति दी जाए। जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या किया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, यानी जो पद हैं वो उनके लिए आरक्षित कर दिए जाए।
और उन्हें प्रेफरेंस दिया जाए लोक सेवा में, कि दूसरी एक इकोनॉमिक्स पढ़ करके, एक इंजीनियरिंग पढ़ करके व्यक्ति प्रशासन में जाता है और उसके कंपैरेटिवली यदि लोक प्रशासन का स्टूडेंट सेवा में जाता है तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें जो थी हनी रिपोर्ट ने की थी, जो नए तरीके की थी। मुख्य मुद्दा जो अमेरिका में चल रहा था, अशांति, उन सब पर इसका कोई फोकस नहीं। तो एक हनी रिपोर्ट नवीन लोक प्रशासन के ओरिजिन में, इसके उदय में शुरुआत कर सकते हैं। देन आगे चल करके दूसरा आता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था 1967 में। ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो होता है, यहाँ जेम्स चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें विषय रखा गया था लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। अब इस सम्मेलन में लोक प्रशासन एवं राजनीति को जो अलग कर दिया गया कि पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इस सेपरेशन को, इस दूरी को समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं, ये अलग नहीं है। ठीक है, अब अलग नहीं है क्यों? तो पॉलिसी मेकिंग में भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका हस्तक्षेप होता है, उनकी राय महत्व रखती है और क्रियान्वयन में तो रखती ही रखती है। तो लोक प्रशासन के जो कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पद सोपान, हायरार्की, हायरार्की ये कहती है कि उच्च पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वही प्रशासन है, नीचे वाले जो व्यक्ति हैं या निम्न पद पर कार्य करने वाले जो लोग हैं उनका उतना योगदान नहीं होता है। तो इस भेदभाव को, इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर देते हैं कि बिना इनके भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये अकेले काम नहीं कर सकते हैं, दोनों की आवश्यकता है। तो पद सोपान, हायरार्की यानी डिवीजन करने जैसी चीजों को समाप्त कर दिया गया। लोक प्रशासन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग माना जाता है, निजी प्रशासन से इसको अलग माना जाता है। तो वो जो अलग मानने वाली विचारधारा थी उसको भी कैंसिल कर देते हैं कि नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसी कई नए थॉट्स, नई संकल्पनाएं आती हैं जिनसे नवीन लोक प्रशासन का विकास होता है। और महत्वपूर्ण बात आती है, जो एक सम्मेलन हुआ है जिसे हम मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के नाम से जानते हैं, 1968 में हुआ था। नवीन लोक प्रशासन मूल रूप से यही जन्म लेता है, जो इसके विकास में मील का पत्थर माना जाता है। ये जो सम्मेलन था, अभी फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अधिक डोमिनेट करते थे, उनका बोलबाला था। लेकिन मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में वृद्धों के स्थान पर युवा वर्ग जो है उसका बहुत अधिक हस्तक्षेप था, युवाओं को ज्यादा महत्व मिला। तो जब युवा पीढ़ी जब आती है तो युवाओं की सोच थोड़ी सी रेडिकल होती है, क्रांतिकारी होती है कि परिवर्तन लाना चाहिए, ये व्यवस्था जो है ये उतनी कारगर नहीं है। तो वास्तव में लोक प्रशासन का जन्म इसी सम्मेलन से हुआ है। यहाँ युवाओं के चिंतन को, यूथ के पर्सपेक्टिव को ज्यादा महत्व किया जाता है और जो उनके पीढ़ीगत अंतर थे, जनरेशन गैप जो है, उसे समाप्त, वो खत्म कर दिया जाता है। अब मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के कुछ समय बाद, 2 साल के बाद, एक किताब निकलती है। फ्रैंक मरीनी ने ये किताब लिखी थी, नाम है टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव। इस किताब में इस मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के जो नवीन लोक प्रशासन संबंधित प्रमुख एलिमेंट थे उनको इसमें रखा जाता है और बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर इसका प्रचार प्रसार होता है। ड्वाइट वाल्डो ने जो किताब लिखी 71 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस जब फ्लाइट में आप फ्लाई करते हैं तब लगने वाले झटके, क्योंकि एरोप्लेन जो रहते हैं, एयरक्राफ्ट जो रहते हैं, वो चलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हवा को खींचते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर के तो ऊपर रोटर लगा रहता है, लेकिन आप एरोप्लेन में देखोगे इंजन लगे रहते हैं, उसके विंग्स के पास दो होंगे, बड़ा होगा तो दो इधर, दो दूसरी साइड में, वो सामने से एयर को खींचते हैं और पीछे निकालते हैं। तो जब कभी आसमान में कहीं पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो वो हवा को खींचेगा कैसे? तो वो जो एयरक्राफ्ट है थोड़ा सा नीचे आने लगता है। वो जो झटके होते हैं उन्हें हम टर्ब्यूलेंस के नाम से जानते हैं। अब ये झटके कहाँ लग रहे हैं? ये अमेरिका में लग रहे हैं, अमेरिकी व्यवस्था में लग रहे हैं। तो उस समय इन्होंने जो किताब लिखी थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, अब ये अप्रभावी नहीं है, नवीन लोक प्रशासन प्रभावी का। तो ऐसे करके हुआ नवीन लोक प्रशासन का जन्म।
अब नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं पूछी जाती हैं, फीचर क्या है, तो वो फीचर समझ लो, याद कर लेना है। पहला जो पॉइंट है वो आप बना सकते हो कि नवीन लोक प्रशासन में राजनीति और प्रशासन के अलगाववाद को समाप्त करने पर जोर दिया गया कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अब एक ही है। प्रोफेसर एपेल भी कहते हैं कि दोनों के अलगाव से लोक प्रशासन की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो कम हो गई है। नवीन और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को एक धक्का लगा है, मतलब चोट पहुंची है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए ये अलग नहीं है, अब एक है नवीन लोक प्रशासन, इनको सेपरेट नहीं मान। दूसरी बात, नवीन लोक प्रशासन में क्या होता है कि ये मानवीय दृष्टिकोण की भी थोड़ी सी वकालत करता है, बहुत ज्यादा तो नहीं करेगा लेकिन हाँ करेगा। लोक प्रशासन ये कहता है, एक व्यक्ति महान स्कॉलर कह सकते हैं लोक प्रशासन के, मैनेजमेंट में आप उनको पढ़ते हैं, फ्रेडरिक विंसलाव टेलर। फ्रेडरिक विंसलाव टेलर ये कहते हैं कि मनुष्य जो है एक लालची प्राणियों का झुंड है, ये स्वभाव से लालची होते हैं। तो वो कहते हैं इनसे काम कैसे कराया जाए, बोला इनको पैसे का लालच दो और ये अच्छे से काम कर पाएंगे। कुछ हद तक ये सही हो जाता है, लेकिन ये कहो हमेशा सही हो, मनुष्य सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, सिर्फ लालच के लिए काम करता, तो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जो सैनिक हैं वो क्या सिर्फ पैसे के लिए खड़े हुए हैं? जितना पैसा उनको सरकार बॉर्डर पर देती है उससे कई गुना तो वो ज्यादा देश के अंदर कमा सकते हैं। हमारे देश को आजादी दिलाने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, खुदीराम बोस जैसे लोग जो कि फांसी के फंदे पर झूल गए, तो क्या वो लालची लोगों का समूह था? तो मानवीय दृष्टिकोण की बात करता है, वो ये कहता है कि धन नहीं, यहाँ मनुष्य को मनुष्य समझो, यानी मानवीयता पर जोर दो। अनौपचारिक मूल्य, एक होते हैं औपचारिक वैल्यू, फॉर्मल फॉर्मल वैल्यूज, 10 बजे आओ, 5 बजे चले आओ, घर चले जाओ, जो आदेश मिलते हैं उसका पालन करो। इसके अलावा कुछ नहीं, आप बीमार हो कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या आपके परिवार में कोई समस्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने काम से मतलब है। बट अनौपचारिक मूल्य कैसे होते हैं कि यहाँ पर अ, आप साथ में काम करते हैं किसी जगह, तो साथ में काम करते हैं तो आप उससे मित्रता करने लगते हैं, आप उसके पारिवारिक जो सुख दुख है उसको शेयर करने लगते हैं, आप साथ में खाना खाने लगते हैं, तो इससे भावनात्मक लगाव होता है। तो अनौपचारिक मूल्य यानी भावनात्मक संतुष्टि ये जरूरी है। ठीक है। तीसरी विशेषता जो है नवीन लोक प्रशासन की, उसे बोलते हैं प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। प्रभावशीलता से मतलब होता है सही कार्य करना, डू द राइट थिंग। नवीन लोक प्रशासन ये मितव्ययता के स्थान पर, मितव्ययता यानी कि कम से कम निवेश करो और ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफा मिले, इस पर जोर देती है, इस पर फोकस करती है। लेकिन नवीन लोक प्रशासन ये कहता है कि हमें मितव्ययता नहीं, हमें सामाजिक न्याय की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव ना हो, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव ना हो, तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये प्रतिबद्धता, जिसे कमिटमेंट, प्रतिबद्धता किसके प्रति? व्यक्ति के प्रति, प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति, प्रतिबद्धता कानून के प्रति, है ना। व्यक्ति से मतलब ऐसा नहीं कि राजनेता है उसके प्रति प्रतिबद्धता होगी, समाज के पिछड़े, समाज के गरीब, ना अभावों से ग्रसित उन लोगों के प्रति प्रतिबद्धता, उस पर ये प्रेफरेंस देता है। इसी कारण से सरकारें क्या होती हैं कि हमेशा घाटे का बजट बनाती रहती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी घाटे का बजट नहीं बनाती है, वो हमेशा प्रॉफिट चाहेगी कि 100 रुपए खर्च करते हैं तो हमें कम से कम 200 रुपए कमाना है। और सरकारें हर साल जितना खर्च करती हैं, जितनी इनकम है उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर देती हैं। तो घाटे का बजट इसलिए बनाते हैं कि देश के वे लोग जिनके पास संसाधनों की कमी है, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों या स्वास्थ्य से जुड़े हों, तो उनको वो आज उपलब्ध कराएगी। जब उनकी स्थिति बेहतर होगी तो वो देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, देश के जीडीपी में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट अगली विशेषता आती है प्रतिबद्धता, जो वहां ऊपर लिखा था उसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मान के चलता है कि प्रशासक को राजनीतिक पार्टियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए। आप किसी राजनीतिक दल को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो। लेकिन वोट तो आप देते हैं, और वोट देते होंगे तो स्वाभाविक है आप वोट किस आधार पर देंगे, किस कैंडिडेट को देंगे? या तो आपके विचार उस कैंडिडेट से मिलते हों, उस पार्टी से मिलते हों। तो जब आपके विचार किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रशासन में राजनीतिक पार्टियों के प्रति तटस्थ रहें, लेकिन जब कभी भी सामाजिक आर्थिक विकास के जो कल्याण कार्यक्रम चलते हैं तो वहां ऐसा नहीं सोचा जाए कि अरे मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी की सरकार बन गई है तो मैं इनके कार्यक्रमों को पूरा नहीं करूंगा।
वहां आपकी प्रतिबद्धता उन कार्यक्रमों के प्रति है जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है। इनके साथ उसका क्या होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट। के देश में जब सभी अच्छे होंगे, सभी सुदृढ़ होंगे, सभी सशक्त होंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नवीन लोक प्रशासन फोकस करता है, उसकी विशेषता है तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। ये अलग अलग देशों की प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन करता है, फिर तुलना करता है कि वहां पर मेट्रो रेल चल रही है तो क्या भारत में चल सकती है। अगर बुलेट ट्रेन जापान चला रहा है, चीन चला रहा है, कोरिया चला रहा है, तो भारत भी क्या स्टार्ट कर सकता है। तो वो सिस्टम यहाँ लागू हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो जब तुलना की जाएगी तब जाकर के लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाएगा और वो सभी जगह स्वीकृत हो जाएंगे। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है उद्यमशील शासन या उद्यमशील सरकार, एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट कह सकते हैं। यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली, नए प्रकार के कंसेप्ट को अपनाने वाली, है ना। ऑसवान और गैबलर जो थे, उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। यानी विकेंद्रीकरण कर दो, सारे अधिकार सारी शक्तियां एक ही सत्ता एक ही व्यक्ति में मत दो, इसको बांट दो। जैसे पंचायती राज विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं को वह दूर कर सकता है। अगर पंचायती राज हटा दो तो किसी गांव में जो उसकी स्थानीय समस्या है उसका निराकरण दिल्ली में बैठे हुए लोग उतना यथार्थ तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वस्तु स्थिति की उन्हें जानकारी नहीं है। नौकरशाही में कमी की जाना चाहिए। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती मत करो, इसके आकार को मत बढ़ाओ, इसके आकार को घटाओ। और आकार को कम करो, अधिकार बढ़ा सकते हो। अधिकार ज्यादा होंगे, आकार कम होगा तो ज्यादा लोगों तक इफेक्टिवनेस होगी। प्लस ये कहते हैं कि बाजार के क्षेत्र में वृद्धि करो। अगर मार्केट इनपुट करता है, जैसे अगर सारे कार्य सरकार करती है कि सरकार को ही सड़क बनाना है, सरकार को ही घर बनाना है, सरकार को पीने के पानी की व्यवस्था करना है, सरकार को संचार सेवाएं देना है, सरकार को शिक्षा देनी है, तो एक सरकार सारे देश के निवासियों के लिए ये सब संसाधन उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा सकती। तब क्या करो, आप इसमें मार्केट को लेके आ जाओ, यानी निजी लोगों को लेकर आ जाओ। संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन सेक्टर में आप देख लो, प्राइवेट सेक्टर आज चला रहे हैं। भारत की सरकारी कंपनी तो घाटे में जा रही है और भारत का इस संचार क्रांति के दौर में चल रहा है। आप मेरा लेक्चर जो देख रहे हैं ये संचार क्रांति का ही नमूना है, ठीक है ना। तो बाजार के क्षेत्र में वृद्धि करो। बाजार जब बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो वस्तुओं की क्वालिटी भी अच्छी होगी, वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र में कमी करो। सारे काम सरकार नहीं करना चाहिए। तो ये सब होते हैं, इसे कहते हैं उद्यमशील शासन, ठीक है। तो ये विशेषताएं लिख सकते हो। इसी में नवीन लोक प्रबंधन का भी एक पॉइंट डाल करके इसको विशेषता के रूप में बता सकते हो। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, गोल बताओ, लक्ष्य क्या है, तो ये याद करना, ये पूछा जा सकता है। इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए आप कि हाँ ये तो मुझे रटना ही पड़ेगा। नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य, पहला आता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ये बोलूं कि मेरे लिए ये पेन प्रासंगिक है या नहीं। अब इस पेन को हटा दो तो फिर मैं इसकी कितनी कमी महसूस करता हूँ। मेरे लिए ये पेन लिखने के काम आता है, इरेज करने के काम आता है, तो ये काम क्या मैं इस पेन के बिना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये प्रासंगिक है। तो प्रासंगिकता से मतलब है कि लोक प्रशासन को बदली हुई परिस्थितियों के साथ समाज में अपनी आवश्यकता अनुभव कराते रहना चाहिए। अगर लोक प्रशासन की जरूरत महसूस ना हो, मेरा काम इस पेन के बिना अगर चल जाता, तो फिर मुझे इस पेन की क्या जरूरत होती? जरूरत नहीं होती, यानी इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती। लेकिन इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि ये मुझे लिखने के लिए मस्ट एसेंशियल है, आवश्यक है। तो वैसे ही लोक प्रशासन यहाँ पर अपनी आवश्यकता को बनाए रखे। और वो कैसे बनाए रखेगा कि जैसे जैसे समय बदलता है तो वह भी अपने अंदर बदलाव लाता रहे। तो प्रासंगिकता, नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य है कि लोक प्रशासन को हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालते रहना चाहिए, यानी उसे अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहिए। दूसरा आता है मूल्य। मूल्य का मतलब होता है वैल्यूज। तो मूल्य से तात्पर्य यहां पर यह है कि लोक प्रशासन को समाज का विकास
और उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके लिए लोक प्रशासक कैसे होना चाहिए, उनके अंदर नैतिकता होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, मानवीयता होना चाहिए, धैर्य, पेशेंस, देशभक्ति, करुणा, समानुभूति, सहानुभूति, ये मूल्य होना चाहिए। आप अधिकारी बन गए, जैसा अक्सर होता है कि 100 लोग अगर सिलेक्ट होते हैं तो 100 में से 80% जो हैं वो करप्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, या उनके अंदर वो गोल, वो मूल्य समाप्त हो जाते हैं कि जिन मूल्यों की सुरक्षा के लिए या जिन मूल्यों के लिए वो क्या थे, वो इस सेवा में आए थे, उन्होंने उन मूल्यों को तिलांजलि दे दी। अगर उनके अंदर नैतिकता है, नैतिकता हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, यानी सही का समर्थन करना है ना, जो पुण्य है उस कार्य को करना है। धैर्य की भी बात करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अडिग रहते हैं, कि विपरीत परिस्थितियां तो ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाओ। देशभक्ति, देश के प्रति समर्पित है। देश के प्रति समर्पण से क्या अर्थ है? देशवासियों के प्रति समर्पण, देश की वस्तुओं के प्रति, देश के संसाधनों के प्रति, है ना। समानुभूति, समानुभूति का मतलब है कि किसी व्यक्ति की पीड़ा को देख करके उसके मनोभावों को महसूस करना, यानी उस परिस्थिति, उस विचार को आप अपने आप में ढाल लो। यदि आप तैयारी करते हैं आईएएस या पीएससी की, अब दूसरा व्यक्ति भी आपके सामने आता है तो आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हो, क्योंकि आप भी उसी रास्ते से निकले हुए हो जिस पर वो गुजर रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट आता है नवीन लोक प्रशासन का। दूसरा उद्देश्य है मूल्य, वैल्यूज, और तीसरा उद्देश्य इसका हो जाता है जिसे कहते हैं सामाजिक समता। चार प्रमुख इसके उद्देश्य हैं, आप इनको याद रखेंगे। तो सामाजिक समता अमेरिकी संदर्भ में इसका मतलब होता है कि वहां नस्लवाद चलता है, गोरे और काले का भेद चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी प्रशासन में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, प्रशासन भी सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए, शिक्षा में, राजनीति में समान भागीदारी होना चाहिए। और चौथा इसका ऑब्जेक्टिव या गोल है परिवर्तन, चेंज। तो लोक प्रशासन को परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं में परिवर्तित करते रहना चाहिए, अन्यथा एक समय वह आएगा कि वह प्रचलन से बाहर हो जाएगा। इयन ग्लैडन कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन विहीन संगठन मरणासन्न अवस्था में होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना लो जो इसने समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये चार थे नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य। तो नवीन लोक प्रशासन क्या है, उद्भव कैसे हुआ, इसका क्या कारण थे, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसके उद्देश्य क्या थे, इतने तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्यों को समझाते हुए आप इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या इसकी आलोचना कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, तो आलोचना भी करेंगे और ये पॉइंट भी बनता है। तो इसी लेक्चर में आलोचना करते हैं। चलते चलते आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल सब्सक्राइब भी करते जाएं। कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आप बाद में भी इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन की आलोचना जो है वो किसने की है? आप आलोचना से मतलब सिर्फ निंदा करना, बुराई करना नहीं है, तथ्यों के आधार पर उसकी कमियों को प्रदर्शित करना, और तथ्यों के आधार पर करेंगे तभी नंबर मिलेंगे। आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता है। और यहां जब आप आलोचना करेंगे तो किसके रेफरेंस से करेंगे? विद्वानों के रेफरेंस से करेंगे। पहली आलोचना का पॉइंट है कि नवीन लोक प्रशासन जो कहा जा रहा है कि 1960 के दशक में अमेरिकी समाज में जो वेदना भोगी थी उसका परिणाम है, नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग फैक्ट बताया जा रहा है। वास्तव में 1930 और 40 के दशक में भी नवीन लोक प्रशासन था। उस समय भी नई नई चीजें आ रही थी। बस अंतर इतना आया है, जैसा आप बोल रहे हैं कि नया एकदम से अभी अभी पैदा हुआ है 1960 में, नहीं, 1960 में बस इसको पहले से अधिक व्यवस्थित रूप से बताया गया है। ये नहीं है कि नहीं इसको पहली बार बताया गया है, पहली बार तो इससे 30 साल पहले बता दिया गया था। कैम्पबेल कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की भिन्नता भाषा और परिभाषा है, बाकी उसके जो पॉइंट है, उसके जो कोर एलिमेंट है, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो तो बहुत पहले से व्याप्त है। तो इस आधार पर आलोचना हो गई, तथ्यों के साथ हो गई। दूसरी आलोचना गोलम्बस्की कहते हैं, आरटी गोलम्बस्की कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन जो है शब्दों में क्रांति की बात का उद्घोष करता है।
यानी नेताओं के जैसे ये सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण देता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, टमाटर तो 120 रुपए किलो ही मिलेगा, एक्शन में कुछ नहीं किया, व्यवहार में कुछ करता ऐसा वो नहीं कर पाया। इसलिए ये सिर्फ क्रांति का उद्घोष शब्दों में है, क्रिया में नहीं। इस आधार पर भी इसकी एक आलोचना हो जाती है। ठीक है, अगली आलोचना का पॉइंट बनता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में नवीन लोक प्रशासन ने कोई समाधान नहीं दिए। जो उन्होंने चार अपने लक्ष्य बताए, जो चार इन्होंने अपने गोल निर्धारित किए, वो कहते हैं कि इन गोल को पूरा कैसे किया जाएगा। चार कौन से? परिवर्तन, सामाजिक समता, मूल्य, प्रासंगिकता। वो तो इसको कैसे हम प्रासंगिक बना सकते हैं, कैसे इन मूल्यों प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं, उनकी ये कोई बात नहीं करते। तो नवीन लोक प्रशासन जो है 4D पर काम करता है: डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण; डेमोक्रेसी, लोकतंत्र; डीब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी कि बेनौकरशाही; डेलीगेशन यानी कि इसे बोलते हैं प्रत्यायोजन, अपने अधिकार दूसरों को दे देना। मगर कितना डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, कितना लोकतंत्रात्मक होगा, कितना नौकरशाही जो है उसको कम करोगे, उसके आकार को घटाओगे, और किस हद तक, किस स्तर तक डेलीगेशन करोगे, प्रत्यायोजन करोगे, इसकी कोई बात नहीं करता है। तो इस कारण से इसकी आलोचना की। तो स्पष्ट है, नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में और एक क्रिया के रूप में समृद्ध बनाया। आलोचक इसे आर्थिक साम्राज्यवाद एवं नए उपनिवेशवाद की संज्ञा भी देते हैं, परंतु सामाजिक आर्थिक विकास में नवीन लोक प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे करके ये कंक्लूड हो जाता है और हमारा जो आंसर है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये नवीन लोक प्रशासन उद्भव, विशेषताएं, गोल, आलोचना कंप्लीट हो जाती है। ये जो नोट्स हैं आप जरूर ले सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट्स के द्वारा या व्हाट्सएप के सिंबल पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, सारे लिंक दिए हुए। तो उम्मीद है यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं सीखने को मिलेंगी। अगले लेक्चर के लिए फिर प्रिपेयर्ड रहिए। अगला लेक्चर आपको कल ठीक इसी समय। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।